Hello everyone. So in this video we will discuss the elimination techniques. तो elimination techniques में दो तरह की हमारी बेसिकली elimination techniques होती हैं यूपीएससी में जो आती हैं। एक होती है नेगेटिव एलिमिनेशन, एक होती है पॉजिटिव एलिमिनेशन। नेगेटिव एलिमिनेशन में ये होता है कि जो भी स्टेटमेंट हमारी उस एलिमिनेशन टेक्निक को सेटिस्फाई करेगी वो स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी, ठीक है। और पॉजिटिव में अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो स्टेटमेंट यूजुअली राइट होगी। तो कुछ डिस्क्लेमर्स हैं इन एलिमिनेशन टेक्निक्स को जानने से पहले। स्लाइड में जाते हैं कि पहला डिस्क्लेमर तो ये है कि ये एलिमिनेशन टेक्निक उन लोगों के लिए नहीं है जो कि जिन्होंने अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है बेसिकली। तो सिलेबस कंप्लीट जिन्होंने किया है वही इसको अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि नॉलेज के बिना ये सारी एलिमिनेशन टेक्निक हो जाती हैं फेल, ठीक है। दूसरा डिस्क्लेमर ये है कि ये 70 to 80% करेक्ट रहती हैं। कुछ केसेस में, कुछ ईयर में कुछ एलिमिनेशन टेक्निक 100% करेक्ट हो जाती है, लेकिन ऑन एन एवरेज 70 to 80% रहती है। तो आई कैन नॉट गारंटी कि अगर ये एलिमिनेशन टेक्निक्स आप लगा रहे हो तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। ये एलिमिनेशन टेक्निक्स 30 से 40 नंबर इंक्रीज करने के काम आती हैं अगर बहुत 100% एफिशिएंसी से लगाई जाए, लेकिन ये यूजुअली 20 से 30 मार्क्स इंक्रीज करती ही है। ये हर केस में देखा गया है, जिस भी केस में बंदे ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तीसरी इसमें डिस्क्लेमर ये है कि टेस्ट सीरीज जो मार्केट में आती हैं उसमें ये ना लगाएं, ठीक है। कुछ कुछ कंडीशन सॉल्व हो सकती हैं इन एलिमिनेशन टेक्निक से। ये यूजुअली स्टडी ना पीवाईक्यू के बेस पे करी गई है यूपीएससी में, जो एक्चुअल में पूछे गए हैं। तो मैंने 2023 के एग्जांपल्स बहुत सारे लिए हैं, 2022 के एग्जांपल्स लिए हैं, ठीक है। तो उन केसेस पे ही इनको डिस्कस किया है। अगर आप इनको टेस्ट सीरीज में लगा रहे हो तो ये एलिमिनेशन टेक्निक शायद उतने अच्छे से काम ना करें। तो जब भी आप पीवाईक्यू करो तो इनको डिस्कस करना, ठीक है। ये मैंने कैसे मास्टर करी ओवर द इयर्स, आप मेरे मार्क्स देख सकते हो। 114, 110, 113, 102, 100, तो 100 से ज्यादा ही आए हैं लगभग मेरे। तो आप ये देख सकते हो कि, और नॉलेज के बेसिस पे आपको पता है कि कितना भी बंदा पढ़ ले तो 70-80 नंबर से ज्यादा नहीं आते हैं नॉलेज के बेसिस पे। तो आप ये देख सकते हो 20 से 30 नंबर सिर्फ इन एलिमिनेशन टेक्निक को लगा के ज्यादा आते हैं। अब जब भी इन एलिमिनेशन टेक्निक्स को लगाओ, ठीक है, कुछ चीजें बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर ये चीजें आप बोलोगे कि डायरेक्ट सर एलिमिनेशन पे जाओ, ये क्या बता रहे हो, ये बहुत जरूरी है। अगर नॉलेज नहीं है और आपने एलिमिनेशन अप्लाई कर दिया तो आपका क्वेश्चन ज्यादातर गलत ही होगा। नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्योंकि ये देखा गया है कि जब भी हायरार्की आती है ना, किसी भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको चूज करने से पहले कि इसमें क्या चीज लगाई जाए, तो सबसे पहले नॉलेज आता है। कि अगर नॉलेज फेल हो जा रही है उसके बाद आता है लॉजिक, फिर कॉमन सेंस आता है, ठीक है। जब ये सब फेल हो जाता है ना, कॉमन सेंस, लॉजिक, नॉलेज फेल हो जाती है, तब तुम्हें लगता है कि अब ये क्वेश्चन अतरंगी है, आउट ऑफ सिलेबस काइंड ऑफ क्वेश्चन है, पता नहीं यूपीएससी ने कहाँ से पूछ लिया। उस केसेस में एलिमिनेशन टेक्निक विल हेल्प, ठीक है। तो नॉलेज बेसिस कितने क्वेश्चन करने आउट ऑफ 100 ना, आपको नियरली 40 क्वेश्चंस नॉलेज बेसिस पे ही करने होते हैं। 40 to 50 क्वेश्चंस ना सिर्फ नॉलेज बेसिस पे होते हैं, उसमें कोई एलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई नहीं होती। लेकिन कहते हैं कि भाई 85 अटेम्प्ट करने चाहिए, 90 अटेम्प्ट करने चाहिए। तो ये 30, 35, 40 जो क्वेश्चन आप कर रहे हो, ये क्वेश्चन कैसे करोगे अगर आपके पास नॉलेज नहीं है। तो इन केसेस में एलिमिनेशन टेक्निक्स आपको लगानी है, ठीक है। एंड इट इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का गेम कैसे है कि मान लो आपने 50 क्वेश्चंस किए नॉलेज बेसिस पे, ठीक है। तो ये जरूरी है कि आपके 5 से 6 क्वेश्चन एटलीस्ट फेल होंगे, लेकिन देखा गया है कि 10 से 12 क्वेश्चन तक गलत हो जाते हैं और ज्यादा ही गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके नंबर तो बने ही नहीं, 60 नंबर बने बस। तो बाकी 35 to 40 क्वेश्चंस आपके जो बचे हैं इनको कैसे करोगे। तो इसमें अगर आप नॉर्मल तुक्के मारोगे, मतलब जस्ट ए गैस, तो आपकी ये प्रोबेबिलिटी है कि चलो 40% आपके सही हो गए। लेट्स से चलो बहुत ही अच्छे हो तुक्के मारने, 50% सही हो गए। अब 40-50% भी सही हो रहे हो तो आपके मार्क्स उतने ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहे। लेट्स से 40 आपने क्वेश्चन किए, ठीक है, इसमें 20 सही चले गए और 20 गलत चले गए, बाई 3 कर दो, 6.33 आया। इसमें से 20 में से माइनस करके इंटू 2,
26-27 नंबर के आसपास आ रहे हैं आपके इन पॉजिटिव, ठीक है, इसमें भी। लेकिन आप ये देखो कि अगर एलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई कर रहे हो ना, तो एलिमिनेशन टेक्निक से जो एफिशिएंसी है सही होने की वो 60-70% होती है। मतलब इसमें भी आपके ना, जैसे अगर 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, इसमें भी आके 23-24 सही होते हैं अगर प्रॉपरली एलिमिनेशन टेक्निक्स आपने लगाई तो इस केस में आपके 30 से 40 नंबर तक इंक्रीज हो सकते हैं अगर आप 40 क्वेश्चन बिल्कुल अपनी गैसिंग पे कर रहे हो तो इसलिए प्रोबेबिलिटी का गेम हमारा बहुत ज्यादा यूजफुल होता है एलिमिनेशन टेक्निक्स में। अब जब भी किसी क्वेश्चन का आप आंसर करते हो तो एक चीज ध्यान में रखना कि कोई भी क्वेश्चन है उसके 3-4 स्टेटमेंट है, फिर उसमें 3-4 ऑप्शन है। तो इस स्टेटमेंट को पढ़ के ना आप जैसे ये फाइंड करने की कोशिश करते हो कि ये करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट लग रही है, लेकिन आप इसमें ना थोड़ा एंगल ये लेके आओ कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो सकती है, और इनकरेक्ट क्यों हो सकती है उसमें इस स्टेटमेंट में ना लूप होल्स फाइंड करने की कोशिश करो। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जब भी आदमी पेपर पढ़ता है ना तो वो करेक्ट ऑप्शन पे पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। आपको इनकरेक्ट ऑप्शन पे पहुंचने की कोशिश करनी है। सिर्फ इसी माइंडसेट चेंज से, सिर्फ इसी माइंडसेट चेंज से आपके जो है 20 नंबर इंक्रीज हो सकते हैं, इस छोटे से माइंडसेट चेंज से। कि अगर आप किसी भी स्टेटमेंट को पढ़ के उसे करेक्ट समझने लगोगे, आप एक पॉजिटिव आउटलुक लेके चल रहे हो, तो आपको करेक्ट ही लगेगी वो, हर ऑप्शन हर स्टेटमेंट आपको करेक्ट लगेगी। लेकिन अगर आप उसमें लूप होल ढूंढने की कोशिश कर रहे हो ना स्टेटमेंट में, आपका क्रिटिकल माइंडसेट है, तो आपको कोई ना कोई लूप होल उसमें मिलेगा। और ये ज्यादातर केस में देखा गया, अगर एलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई करके उसमें लूप होल फाइंड करोगे तो श्योर शॉट लूप होल मिलता है कि ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो ही नहीं सकती। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन 70-80% केस में ना वो लूप होल गलत ही होते हैं। ठीक है, तो अपना माइंडसेट ये चेंज करना, हर स्टेटमेंट को करेक्ट प्रूव करने की बजाय उसको इनकरेक्ट प्रूव करने की कोशिश करना, है ना। कोई भी स्टेटमेंट पढ़ी उसको इनकरेक्ट प्रूव करने की कोशिश करना। और नॉलेज के साथ ही ये ट्रिक्स अप्लाई हो सकती हैं, बिना नॉलेज के काम नहीं आएगी। ठीक है, नेट पॉजिटिव हमें रिजल्ट लेके आना है। अगर आपके इस टाइम तक आप टेस्ट वेस्ट लगा रहे हो और आपके 60 मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं ये लिख के दे रहा हूँ कि अगर इन एलिमिनेशन टेक्निक्स को आपने अच्छे से भी मास्टर कर लिया तो आपके 80-90 मार्क्स बढ़ जाएंगे। ये मैं बता के चल रहा हूँ, ठीक है। और ये भी देखना है कि 2 क्वेश्चनों में अप्लाई कर दी फिर 4 क्वेश्चनों में नहीं अप्लाई करी, ऐसा नहीं चलता है। अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 40-50 क्वेश्चन जितने भी आप जो है तुक्के बेसिस पे कर रहे हो, सब में अप्लाई करना है, वरना ये काम नहीं करेगी, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी बेसिस पे है। अगर आप सब में अप्लाई करोगे तो जाके 70% आपके जो है सही होंगे आंसर। अगर आपने 20 में करी 20 में नहीं करी तो 20 तो गलत होंगे ही होंगे, 20 में अप्लाई करोगे तो नेट पॉजिटिव आपका 30-40% आएगा। तो 30-40% में कोई मार्क्स इंक्रीज नहीं होने, आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे 70% में। 70% जब होगा अप्लाई, जब आप सारे क्वेश्चनों पे जो भी आप तुक्के लगा रहे हो उन पे करोगे अप्लाई। अब कुछ गट फीलिंग आपकी डेवलप होती है कि एलिमिनेशन से, जैसे मैंने बोला था, एक कॉमन सेंस होता है, नॉलेज सबसे पहले है, फिर लॉजिक है, फिर कॉमन सेंस है, उसके बाद ये एलिमिनेशन टेक्निक आती है फोर्थ। ठीक है, अब जो ये कॉमन सेंस है, ये एलिमिनेशन टेक्निक इतनी अप्लाई कर ले तो ये कॉमन सेंस आपका डेवलप हो जाता है। ठीक है, लॉजिक एक डेवलप हो जाता है। तो आप ये देखो कि जो भी लॉजिकल आंसर है ना आपका, उसमें रीथिंक नहीं करना है। अगर उसमें एलिमिनेशन काम कर रही है, ठीक है, कोई ना कोई एलिमिनेशन टेक्निक काम कर रही है, आपको पता है एलिमिनेशन टेक्निक काम कर रही है, लेकिन ये लॉजिक के अगेंस्ट है, तो लॉजिक ऑलवेज विंस, लॉजिक विन करेगा उसमें। ठीक है, और अगर आपने एलिमिनेशन लगा दिया उसमें और लॉजिक को साइड में रख के कि यूपीएससी तो एलिमिनेशन पूछता है तो एलिमिनेशन लगा दिया, तो उसमें आप रीथिंक करोगे ना, उससे आपका ब्रेन जो है थक जाएगा, कॉर्टिसोल रिलीज होगा। ठीक है, आप डिमोटिवेटेड से फील करोगे पूरे पेपर में। तो इतना नहीं करना है। ठीक है, अगर एलिमिनेशन आपका आ रहा है कि ये 100% एलिमिनेशन है लेकिन इलॉजिकल है, तो लॉजिक ऑलवेज विंस। सिमिलरली नॉलेज ऑलवेज विंस। 1000 एलिमिनेशन उसमें लग जाएं, लेकिन अगर नॉलेज के अगेंस्ट है तो नॉलेज हमेशा विन करेगी। ठीक है, ईगो हटा देनी है पेपर के ड्यूरिंग, कि एक क्वेश्चन में आप इतना फंस जा रहे हो, तो एवरी क्वेश्चन हैज सेम मार्क्स, सबके जो है 2 नंबर का एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है और एक इजी क्वेश्चन है, वो दोनों 2-2 नंबर के हैं, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन में क्यों टाइम दे रहे हो, पहले इजी कर लो। ठीक है, और जिसमें एलिमिनेशन लग रही है वो कर लो, है ना। तो ज्यादा टाइम नहीं देना है, आप छोड़ सकते हो 15 से 20 क्वेश्चन इजीली आप छोड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन ये देखा गया अगर एलिमिनेशन टेक्निक आपने बहुत अच्छे से स्टडी करी है, आपने सिलेबस 2-3 बार रिवाइज किया है, तो आपके यूजुअली 85 to 90 क्वेश्चंस करेक्ट हो जाते हैं।
लेकिन प्री कंसीव्ड नोशन लेके नहीं जाना एग्जाम में। हो सकता है एग्जाम बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो, ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट में क्या है कि भाई 30 कट ऑफ जाए, तो 30 कट ऑफ में आपने जो है 100 में से 40 क्वेश्चन भी किए तो भी बहुत है, ठीक है, लेकिन ऐसा केस नहीं होता है यूजुअली। तो रेंज जो है कट ऑफ की 70 टू 100 के बीच में ही जाएगी। तो उस केस में आपको ये देखना है कि बेस्ट करेक्ट जो है ना 75 तो मिनिमम है ही है, लेकिन 90 तक इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। आपने 2-3 बार सिलेबस रिवाइज किया है, तो मेरा ये मानना है कि आपको 80 से ऊपर अटेम्प्ट करने चाहिए, ठीक है, चाहे डिफिकल्ट आए चाहे इजी आए। बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आ रहा है तो 80 करो, और इजी आ रहा है तो 90 क्रॉस कर दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और अपनी गट फीलिंग को ना हमेशा बचा के रखना है, क्योंकि गट फीलिंग सिर्फ आपकी प्रेपरेशन पे ही डिपेंड नहीं होती, वो आपकी स्कूलिंग पे डिपेंड होती है, आपके जो दोस्त लोग हैं वो आपस में बातें करते हैं उस पर डिपेंड होती है, एक समझदारी होती है, एक विजडम होती है आदमी को, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके दिमाग में आती है, उस पे बेस होते हैं ये लॉजिक, ठीक है। तो पैसिव लर्निंग भी बहुत ज्यादा होती है, आपने पढ़ा नहीं है लेकिन आपने दुनिया देखी है, तो उससे एक जजमेंट आती है कि ये ऑप्शन लगभग इनकरेक्ट लग रही है या इनकरेक्ट सही लग रही है। तो गट फीलिंग हमेशा ना ऊपर रहेगी आपकी एलिमिनेशन से, ठीक है, ये भी देखना है। डिफिकल्टी कभी नहीं सोचनी एग्जाम की कि कितना डिफिकल्ट है कितना है, और इंटिमिडेट हो रहे हो, कट ऑफ क्लियर नहीं होगी, पूरी दुनिया दिख रही है, फ्यूचर दिख रहा है कि भाई मेरा कुछ नहीं हो सकता, होपलेस हो गया एग्जाम में, ये नहीं देखना है। आपको ये देखना है कट ऑफ जो है 75 जा रही है, 80 जा रही है, पेपर डिफिकल्ट लग रहा है ना, तो आपको ये सोच लेना है कि भाई कट ऑफ तो हमारी 60 जाएगी, मतलब एक होप में रहना है पेपर के ड्यूरिंग। अगर आप होप में रहोगे, पेपर कर रहे हो और ये लग रहा है कि हाँ जितना भी जा रहा है मेरा सही जा रहा है, एवरीथिंग इज फाइन एंड ओके, तो आपका पेपर बहुत कामली स्मूथली कंप्लीट होगा, ठीक है। और पेपर में आपको मैं ये क्लियरली बता देता हूँ, जिसके 120 नंबर भी आ रहे हैं ना, वो भी पेपर करते टाइम यही सोच रहा है कि शायद मेरा होगा कि नहीं होगा, इतना डिफिकल्ट एग्जाम है, लेकिन उसके लास्ट में 120 नंबर तक आते हैं। आई हैव एक्सपीरियंस दिस माई सेल्फ, कि कई बार ऐसा लगा है यार पेपर करते करते इतना अजीब सा पेपर है, होगा क्लियर नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेरे से ज्यादा पढ़ाई किसने, क्वेश्चन किसने लगाए हैं, ठीक है, और पेपर को अंडरस्टैंड किसने किया है। तो अपने ऊपर भरोसा रखो। अगर आपने सिलेबस को 2 बार रिवाइज किया है, पीवाईक्यू कर रहे हैं, और जो है 200 क्वेश्चन करे हैं ना हर सब्जेक्ट के किसी भी टेस्ट सीरीज के, तो आप यकीन मानो कि आप इस लायक हो कि क्लियर कट ऑफ कर सकते हो इजीली, ठीक है। अब आते हैं एलिमिनेशन टेक्निक्स पे। तो नेगेटिव एलिमिनेशन रूल्स वो हैं कि अगर ये रूल अप्लाई हो रहे हैं तो स्टेटमेंट जनरली इनकरेक्ट है, ठीक है। अब ये 70% तक काम करती है, नॉट ऑल केसेस, स्पेशली पॉलिटी के केसेस में ये काम नहीं करती है ज्यादातर, ठीक है। अब जैसे कौन कौन से वर्ड्स हो गए, ऑलवेज, ऑल, नन, नो, एंटायरली, मैंडेटरीली, कंपल्सरीली, इम्पॉसिबल, कैन नॉट, अनलिमिटेड, इनॉर्मसली, एनी, लार्जेस्ट, फर्स्ट, लास्ट, नेवर, साउदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, ठीक है, जो भी एक्सट्रीम वर्ड है, ठीक है, लीथल, ठीक है, ये वर्ड्स अगर आ जा रहे हैं तो स्टेटमेंट जनरली इनकरेक्ट होती है, ठीक है। यू कैन फेयरली से वो इनकरेक्ट है, अगर वो नॉलेज के, अगर आपकी नॉलेज काम करना वहां बंद कर दे रही है तो। जैसे कि इस स्टेटमेंट में देखते हैं, सारे 2023 के एग्जांपल्स हैं। मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ठीक है, ये भी यहाँ पे एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिख रही है, लेकिन यहाँ पे नेचुरली आ गया, तो इसको थोड़ा मॉडरेट बना देता है ये, ठीक है। फिर लेकिन आर्टिफिशियली फाउंड कर सकते हैं, तो ये थोड़ी मॉडरेट हो जाती है स्टेटमेंट। यहाँ देखो, मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विद नो प्रीडेटर्स, नो प्रीडेटर्स ओनली, यहाँ 2 बार एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ गई है, एक्सट्रीम वर्ड्स आ गए हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है ही है। और इसमें देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है सी वाला जिसमें इनकरेक्ट है, बाकी सब में करेक्ट स्टेटमेंट दे रखी है, तो ये तो हमारी 100% इनकरेक्ट है, तो सी ही आंसर है, हमें यहाँ सेकंड थॉट लगाना ही नहीं है, ओके। और ये इलॉजिकल भी है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी स्पीशी है तो उसका प्रीडेटर ना होता हो, प्रीडेटर तो हर स्पीशी का होता है, कोई भी फूड चेन, फूड वेब, कुछ भी ले लो। फिर जैसे 53 में देखो, कार्बन फाइबर्स आर वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, कैन नॉट बी रिसाइकल्ड मतलब इतनी ज्यादा एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी हो गई है तो ये साइकिल रिसाइकल कैसे नहीं हो सकते हैं, तो ये लॉजिकल भी है, और ये कैन नॉट वर्ड आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये रूल चल रहा है, तो ए इज द ओनली आंसर। और देखते हैं कि विद रेफरेंस टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग, नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर। तो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट का यही है भाई, थर्मल पावर प्लांट है, उसको कूलिंग के लिए चाहिए भाई, तो अगर समुद्र के करीब है तो सी वाटर थोड़ा बहुत तो यूज करते होंगे डिस्टिल वगैरह करके, तो नन ऑफ देम, नन ऑफ देम, तो ये तीनों जो है एक्सट्रीम है, तो डी इसका आंसर है, ठीक है।
फिर इसमें देखो कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। अब ये एक्ट है, एक्ट में कुछ तो एविडेंस यूज होगा। और ये देखो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा। पोटा कितना डिफिकल्ट एक्ट था कि भाई किसी को भी फांसी पे लटका देते थे ये लोग, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे एविडेंस है जो कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस, तो इसीलिए तो उसको खतरनाक माना गया था, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसलिए इनकरेक्ट है। अब ये देखा गया ये दोनों करेक्ट थी हमारी, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन जैसे मैंने बताया था पॉलिटी में है, तो आप ये देखो कि पॉलिटी में जैसे राज्यसभा इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल दैट इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन। अब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, यूपीएससी ने जो आंसर दिया है उसके मैं अगेंस्ट हूँ पर्सनली, ठीक है। लेकिन देखते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट तो हमारी 100% करेक्ट है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि पॉलिटी के क्वेश्चंस में थोड़ा फेल हो जाती है ये एलिमिनेशन टेक्निक। द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फाउंड बाय स्केड्यूल्ड एरिया, ये देखो लार्जेस्ट लोएस्ट, अब ये एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अब ये इलॉजिकल स्टेटमेंट है, जब यहाँ बोल दिया कि भाई और प्रेसिडेंट के ऑर्डर से हो रहा है तो रिपोर्ट भी प्रेसिडेंट को ही होगा, तो ये कह रहा है प्रेसिडेंट को रिपोर्ट नहीं होगा, किसी और को रिपोर्ट होगा। तो ये और ये स्टेटमेंट जो है ना, ये हमारी एनोमेलस है। एनोमेलस मतलब अपोजिट है एक दूसरे के, मतलब इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इससे सूटेड नहीं है। तो 1 और 3 में से कोई एक सही होगा, तो हम 3 ही हमारा इनकरेक्ट होगा। तो और ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है पॉलिटी में, तो हमारा बी आंसर है, ठीक है। और ये देखो कि ऑल एक्ट्स डन बाय हिम हर, ठीक है। अब पॉलिटी में भी ये है कि एक्सट्रीम है लेकिन फिर भी सही है, तो ये थोड़ा ना नॉलेज का भी गेम है, साथ में देखना है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसकी डी है, तीनों इनकरेक्ट है। अब ये देखा गया यूजुअली कि एग्जैक्ट डेटा इज यूजुअली रॉन्ग, 70% तक ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट होती हैं जिसमें एग्जैक्ट डेटा दिया गया है। जैसे कि ये देखो 60% यूरेनियम एनरिच्ड टू एन एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60%। अभी एग्जैक्ट फिगर है भाई, 55, 59, 59.6 भी तो हो सकती है, तो ये इनकरेक्ट हो जाती है। अब जैसे ही ये इनकरेक्ट होगी वैसे ये करेक्ट है। अब ये देखो पॉजिटिव रूल भी लग रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव रूल मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो पॉजिटिव रूल ये है कि जहां भी मोस्ट ऑफ द, ठीक है, या फिर लेस देन, मोर देन, ठीक है, इस तरह के पॉजिटिव रूल लगते हैं तो स्टेटमेंट करेक्ट होती हैं। लेकिन ये तो ये इनकरेक्ट है, तो हमारा ये हो जाता है। फिर विद रेफरेंस टू अर्थ एटमोस्फियर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। और यहाँ पे दे रखा है 10 टाइम्स, फिर 2/3, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाती है। अब ये देखो इंफ्रारेड पार्ट ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम अलग है, विजुअल स्पेक्ट्रम अलग है, तो ये तो लॉजिक से सॉल्व हो रही है, तो इसका ये आंसर है, ठीक है। आपको पता हो नहीं पता हो, लेकिन ये आंसर है। अब ये देखो 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट, भाई इतना भी बढ़िया नहीं है हमारा, ठीक है, 1.8 समथिंग परसेंट है। और ये तो नॉलेज बेसिस भी है, लेकिन अगर एग्जैक्ट फिगर दी है 3. अगर 3.1 हो तो, 3.14 हो तो, है ना, तो ये एग्जैक्ट फिगर है, तो ये जनरली रॉन्ग होती है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, हमारा ये डी आंसर आ जाता है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है अपन को। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव रूल लग रहा है मैनी, मोस्ट ऑफ, मैनी, ठीक है, मोर, तो ये सब हमारे मॉडरेट स्टेटमेंट्स होती हैं यूजुअली, तो ये हमारा इस वजह से पॉजिटिव रूल भी लग रहा है, तो करेक्ट माना जाएगा। अब ये इंस्टीट्यूशन नेम हमारे जो भी पूछा जाता है कि ये चीज इस इंस्टीट्यूशन ने करी है, ये चीज इस इंस्टीट्यूशन ने करी है, जनरली हमारे इनकरेक्ट होते हैं। कि जैसे इट इज अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स, अब ये हमारा जनरली इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। और एक पॉजिटिव रूल ये है कि अगली वीडियो में तो बताऊंगा, ये कभी के लिए जान के रख लो कि जो भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पूछता है ना, बताता है किसी के भी, वो जनरली करेक्ट होते हैं। अब देखो ऑब्जेक्टिव यहाँ भी बता रहा है, लेकिन ये देखो 1 ईयर, ये एग्जैक्ट फिगर दे दी। एग्जैक्ट फिगर में यही नहीं होता कि भाई 1.2% या कितने परसेंट, ये भी होता है कि ईयर, मंथ, ये दिए हुए हैं ना, तो भी वो इनकरेक्ट होता है, यूजुअली इनकरेक्ट होता है, ठीक है। आप देखना, पेपर को खोलना, इतने सारे क्वेश्चन से आप देखना ये चीज। तो इसमें एक तो ये हो गया कि इंस्टीट्यूशन नेम रॉन्ग है हमारा, एक नेगेटिव रूल यहाँ लग गया कि 1 ईयर स्पेसिफिकली दे रखा है, तो और 2 इयर्स भी हो सकता है ये। तो हमारी ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव वाली जनरली करेक्ट होती है, तो 2 and 3 बी इज द राइट आंसर। फिर ये देखो इसमें इंस्टीट्यूशन दे रखा है रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये जनरली इनकरेक्ट होता है।
फिर इसमें सम पॉजिटिव रूल्स हैं कि मैंने बताया मॉडरेट स्टेटमेंट सम आ जाता है तो मॉडरेट स्टेटमेंट हो जाती है, और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमारे करेक्ट होते हैं, तो 2 and 3 आर करेक्ट, बी इज द राइट आंसर। तो इसमें ना तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही, वर्ड से पता लग रहा है, तो ये चीजें थोड़ा ध्यान में रखनी है पेपर को करते समय। सिर्फ नॉलेज से नहीं गेम जीतोगे आप, ये सब चीजें छोटी छोटी ध्यान में रखनी पड़ेंगी। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे अरब पीस इनिशिएटिव मीडिएटेड बाय सऊदी अरेबिया, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट होते ही हमारा सी आंसर है। इसमें पॉजिटिव रूल लग रहा है कि सम अरब स्टेट, कहीं भी सम आ जाता है, में आ जाता है, कैन आ जाता है, तो वो जनरली करेक्ट होती है। ठीक है, फिर ये देखो कि इंडियन सैनिटेशन कोलिशन, फिर ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई। ठीक है, अब ये देखो यार, सैनिटेशन कोलिशन है तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इससे क्या लेना देना है ना, तो ये हमारी इनकरेक्ट है। फिर ये अर्बन अफेयर्स का है, तो ये भी हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसने ये किया वो किया, वो जनरली इनकरेक्ट होते हैं हमारे। डी। फिर इसमें आ जाता है यूनाइटेड नेशन क्रीडेंशियल कमिटी। अब इट इज ए कमिटी सेटअप बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, अब ये आ गई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जनरली इनकरेक्ट हो जाता है हमारा। ठीक है, अब ये मंथ दे रखे हैं मार्च जून सितंबर, स्पेसिफिकली मंथ दे रखे हैं, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है, तो हमारा सी द राइट आंसर। अब ये देखा गया है कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमारे जनरली करेक्ट होते हैं, तो पॉजिटिव रूल लग रहा है 3 में, मतलब 2 में नेगेटिव रूल लग रहा है, 1 में पॉजिटिव रूल लग रहा है। अगर आपको धेला नहीं पता इस स्टेटमेंट का, फिर भी आपको जनरली आंसर पे आ सकते हो ये रूल लगा के। अब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली इनकरेक्ट होते हैं हमारे। ठीक है, ये पॉलिटी के आंसर हैं कि सी कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स, कॉन्स्टिट्यूशन एग्जाम्स, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस। ठीक है, तो ये जनरली हमारे इनकरेक्ट होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब, तो ये स्टेटमेंट तो हमारी इनकरेक्ट यहाँ से निकल जाती है। अब ये देखो कि अगर 3-4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, अगर एक भी करेक्ट या इनकरेक्ट मान लेते हो ना, तो आपके ऑप्शन बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। कि अगर आपने एक करेक्ट मान ली तो एक तो नन हमारा खत्म हो गया, ठीक है, और दूसरी भी में पॉजिटिव हो गया तो हमारा 1 हो गया, तो मतलब अगर एक ऑप्शन भी इसमें से 4 में से सिर्फ एक ऑप्शन भी खत्म हो रहा है हमारा, वो भी अटेम्प्ट करना है हमें आंसर, 3 में से भी लॉजिक मारना है, 3 की भी प्रोबेबिलिटी 33% होती है। ठीक है, और अगर 1-2 में लॉजिक लगा के थोड़ा सा एलिमिनेशन लगा के मार दिया ना, तो प्रोबेबिलिटी हमारी 50% हो जाती है। 50% में बहुत ज्यादा नेट पॉजिटिव चला जाता है, मैंने बताया था ऊपर कि अगर 40 कर रहे हो, 20-20 कर रहे हो, तो नेट पॉजिटिव हमारा 25-26 मार्क्स है। और आपको पता है 25-26 मार्क्स की क्या वैल्यू होती है। फिर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द टर्म, अब डेफिनेशन बहुत कम है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, तो जहां भी आ जा रहा है तो वो इनकरेक्ट हो जाता है। अब ये इनकरेक्ट होते ही सी आंसर हो जाता है हमारा। अब ये हमारी एक्सट्रीम है, कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। ठीक है, लेकिन अब ये देखो यहाँ पे एक्सेप्शंस भी है, तो एक्सेप्शंस में ये देखना है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। अब ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये सही है हमारा 365 में, आई थिंक ये चीज, ठीक है, 356 में या 365 में है। तो ये देखना है आपको, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, तो ये छोटी छोटी चीजें फैक्चुअल नॉलेज पे भी डिपेंडेंट हैं, तो इसलिए ब्लाइंडली नहीं करना है, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अब ये देखा गया है कि जिसमें 4 से ज्यादा स्टेटमेंट होती है ना, उसमें ऑल ऑफ द अबव हमारा नहीं होगा आंसर। ठीक है, फैक्चुअल स्टेटमेंट अगर 4 से ज्यादा दे रखी हैं तो ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर नहीं होगा। कि जैसे अगर 4 स्टेटमेंट दी तो ऑल ऑफ अबव निकाल दो, 3 बची, अब इसको करना ही करना है आपको, 3 बचा करना ही करना है, 3 बचा करना ही करना है। और इसमें फिर अपने लॉजिक भी लगा सकते हो कि 3 एक जैसे हैं, एक बिल्कुल अलग है, भाई ये फायर रिटार्डेंट है, फोम है, ठीक है, एरोसॉल है, तो ये तीनों अलग हैं और ये एक अलग है हमारा लुब्रिकेंट। तो ऑड वन आउट हमारा यूजुअली इनकरेक्ट होता है, ये भी देखना है, ऑड वन आउट। इस तरह के क्वेश्चन में अगर ये सिर्फ 4 स्टेटमेंट होती, कुछ पूछ लिया होता है 4 स्टेट, तो ऑड मैन आउट करेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर ओनली वन ओनली टू टाइप पूछ रहा है, तो इसमें हमारा ऑड वन आउट यूजुअली इनकरेक्ट होता है। अब ये कैपिटल मार्केट बोल रहा है यहाँ पर, कैपिटल मार्केट, अब कैपिटल मार्केट में आपको तो पता है स्टॉक मार्केट है ही है, ठीक है, तो और इसमें ऑल फोर इस एलिमिनेशन से खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको ये देखना और कौन कौन से आ सकते हैं। अब ये कॉल मनी मार्केट है, ये तो मनी मार्केट इसमें बोल ही दिया, मनी मार्केट। ट्रेजरी बिल का मार्केट होता है, वो भी मनी मार्केट होता है, तो ये दो तो हमारे रिमूव हो गए, ठीक है, तो क्या बचे हमारे,
ओनली 1 बचा या ओनली 2 बचा, तो ओनली 1 ओनली 2 में हम ओनली 2 मारते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट हमारा जो है कैपिटल मार्केट में आता है। फिर कंसीडर द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स इन द फॉलोइंग एसेट्स, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट, अब इसका ऑल फोर तो खत्म हो गया, अब इसमें आंसर पे कैसे आएंगे। इन्वेंट्री हमारी फिजिकल होती है, इन्वेंट्री हमारी फिजिकल होती है, तो इंटेंजिबल बोल रहे हैं, इंटेंजिबल मतलब देखने लायक चीज है, तो ये 3 हो गई हमारे, ठीक है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें ना आ जाता है कि ये नहीं तो ये, दिस बट दिस, व्हाइल दिस इज देन दिस इज, दिस वेयर और वेयर इज टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो भी हमारे यूजुअली इनकरेक्ट होते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें व्हाइल आ गया, व्हाइल आ गया, तो इनकरेक्ट हो जाता है हमारा, क्योंकि और ये भी देखा गया ओवरलैप करता है एक और नेगेटिव रूल से, कि अगर एक स्टेटमेंट में 2 पार्ट है, एक स्टेटमेंट में 2 पार्ट है, तो यूजुअली वो इनकरेक्ट होती है, ठीक है। तो इसका डी आंसर है। अब इसमें देखो कि दिस बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल, बट आ गया, तो ये हमारी इनकरेक्ट हो जाती है स्टेटमेंट, तो इसका डी आंसर है, ठीक है। ज्यादा में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ पे अप्लाई होती है, यहाँ पे जहाँ पे नॉलेज आपकी फेल हो जा रही है, ठीक है। लेकिन इसके एक्सेप्शंस हैं। अब ये देखो डायरेक्ट सिलेबस का क्वेश्चन है, पी वेव एस वेव आता ही आता है ज्योग्राफी में। अब आपका जो सिलेबस से डायरेक्ट उठ के क्वेश्चन आया ना, तो आप ये श्योर कर लेना वहां पे एलिमिनेशन टेक्निक नहीं लगेगी, और यूपीएससी जानबूझ के वहीं पे एलिमिनेशन टेक्निक लगाता है, ठीक है। जैसे इसमें एलिमिनेशन टेक्निक लग रही है, लेकिन आपको ये समझना है ये सिलेबस से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया है, बुक से आया है, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि यहाँ पर एलिमिनेशन नहीं लगेगा हमारा, क्योंकि यूपीएससी जानता है कि हाँ मेरे को एलिमिनेशन नहीं देना है, क्योंकि ये सिलेबस से पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका सी आंसर है, तीनों सही है इसके, दोनों सही है, सॉरी। फिर एक और ये गया है कि अगर 4 स्टेटमेंट से ज्यादा है ना, तो ऑल ऑफ द अबव हमारा रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था फैक्चुअल स्टेटमेंट से, अगर नॉर्मल भी स्टेटमेंट्स हैं तो भी हमारा ऑल ऑफ द अबव गलत हो जाता है, ठीक है। और यूजुअली ये देखा गया है इसमें ओनली 1 भी इनकरेक्ट होता है, अगर 4 से ज्यादा दे रखे हैं ना, 4 से ज्यादा, तो ओनली 1 भी हमारा यूजुअली इनकरेक्ट होता है। ऑल्दो इसमें करेक्ट है, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये डिसाइफरेबल है, और यूपीएससी को पता है कि अगर आपने ढंग से थोड़ा बहुत भी सिलेबस से आया है तो वहां पे एलिमिनेशन काम नहीं करती, लेकिन यूजुअली हमारा ऑल फोर और ओनली 1 इनकरेक्ट होता है इस तरह के क्वेश्चन में। यहाँ पे 4 से ज्यादा स्टेटमेंट है, या तो बी होगा या सी होगा डायरेक्ट ज्यादातर आंसर। इसमें यही है कि फाइनेंस कमीशन जो है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अब ये देखो यहाँ पे ये इलॉजिकल भी है, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स। अब भाई गवर्नमेंट रिफॉर्म को मेजर करने की कोई टूल ही नहीं है, देर इज नो टूल टू मेजर गवर्नमेंट रिफॉर्म्स। अब जब टूल ही नहीं है, तो फिर उस पे उसके क्राइटेरिया पे वो टैक्स कैसे डिवॉल्व करेगा, तो ये तो वैसे भी गलत हो जाती है। स्टेबल गवर्नमेंट, अब भाई स्टेबल गवर्नमेंट का कोई कोई टूल है मेजर करने का कि स्टेबल है या गवर्नमेंट अनस्टेबल है, कोई टूल नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है, और ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट भी है। ठीक है, तो हमारा ये 3 है, 1 2 3, तो इजी क्वेश्चन है। फिर इसमें अप्लाई होगी, ये शायद आपको नहीं पता है, ठीक है। तो इसमें 2 रिमूव हो गए, तो इसका ओनली 3 आंसर है। इसमें बस ये है कि मास रैपिड ट्रांसपोर्ट है ना, इसमें बहुत ज्यादा तुम्हें वो चाहिए, और ये इंडिया में आरे वैली का एक प्रोटेस्ट भी हुआ था मेट्रो के खिलाफ, कि जिसमें पेड़ काट के मेट्रो बनाई जा रही थी, तो उसमें भी देख सकते हो कि ये सस्टेनेबल कैसे है। फिर मतलब थोड़े से डाउट्स हैं, बाकी ये 3 तो सस्टेनेबल कैटेगरी में आते ही हैं, तो इसका ओनली 3 आंसर है, ठीक है। तो ये देखना है कि 4 से ज्यादा स्टेटमेंट हो रही हैं तो ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट इनकरेक्ट है, और ओनली 1 है वो भी ज्यादातर इनकरेक्ट है, अदरवाइज कि वो डायरेक्ट सिलेबस से क्वेश्चन आ रहा है। तो अब ये देखना है कि जितने भी सवाल आ रहे हैं ना, उसमें नन जो ऑप्शन है, नन, वो हमारा सिर्फ 10 से 20% केसेस में ही सही रहता है। मतलब जहां भी ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 नन आ रहा है ना, तो नन ज्यादातर केस में नहीं होता है आंसर, नन को आप रिमूव कर सकते हो। लेकिन जैसे कुछ एक्सेप्शंस बताए हैं कि नन में क्या है, कि अगर तीनों स्टेटमेंट में तुम्हारा भयंकर एलिमिनेशन लग रहा है तो नन हो सकता है, ठीक है। या फिर वो प्योरली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है तो नन हो सकता है। अदरवाइज किसी भी अतरंगी टाइप के क्वेश्चन में जो डायरेक्ट सिलेबस से नहीं आया है, करंट अफेयर टाइप का है, या फिर उसमें प्रॉपरली एलिमिनेशन अप्लाई नहीं हो रहे हैं, तो नन आंसर नहीं होगा उसका। ये 80 to 100% केस में देखा गया है। 80% हमारे 2023 में कि 7 क्वेश्चन हमारे नन वाले करेक्ट थे, लेकिन देखो
परसेंटेज टोटल क्वेश्चन आने वाले थे 32, तो 80% हमारे इनकरेक्ट हैं। मतलब अगर एक ऑप्शन भी रिमूव हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी आपको कहती है कि उस ऑप्शन को आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन अटेम्प्टेबल हो जाते हैं वहां पर। और ये देखो कि ऐसे जो क्वेश्चन है जिसमें नन आ रहा है ना, तो वो आपके नॉलेज बेसिस पे या अदर एलिमिनेशन वर्क करता है तो सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब ये देखा गया है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि 1 ओनली, 2 ओनली, ठीक है, बोथ 1 and 2 एंड नीदर, तो आपको इसमें नीदर में और 2 ओनली में चूज करना पड़े, मतलब बोथ हटा दिया, 1 ओनली हटा दिया, तो आपको 2 ओनली चूज करना है। सिमिलरली आपको जो है 1 ओनली और नीदर में चूज करना पड़े तो 1 ओनली करना है, ठीक है। ज्यादातर ये देखा गया है कि इस तरह के 1 ओनली 2 ओनली ही करेक्ट होते हैं, नीदर कम करेक्ट होते हैं। लेकिन उसमें रूल है कि नॉलेज फर्स्ट, कॉमन सेंस फर्स्ट, देन लॉजिक फर्स्ट, आफ्टर दैट। और ये देखना है कि सिलेबस से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिलेबस से अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है तो फेल हो सकता है ये, अदरवाइज अतरंगी टाइप का क्वेश्चन है तो फेल नहीं होगा, मार्क करो आप। फिर फ्लिप्ड डेफिनेशन का ध्यान रखना है कि यूपीएससी क्या करता है, 4 पूछ लेगा स्टेटमेंट, 2 में एक टाइप का देगा तो फ्लिप्ड कर देता है डेफिनेशन। जैसे कि अब ट्रॉफी फॉर द विनिंग, ट्रॉफी फॉर द विनिंग, ये सेम है ना, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इनमें से एक करेक्ट है, एक इनकरेक्ट है, ठीक है। या फिर इन दोनों को फ्लिप कर दिया है, ये 2 चीज हो सकती है इसमें, ठीक है। लेकिन आप ये देख रहे हो इन ओपन सेक्शन इज द वेरा, ये बता रखा है, तो यहाँ पे फ्लिप कर रखा है, तो इसमें ये दोनों गलत है, ठीक है। ओनली 1, ओनली 2, सॉरी 2 and 1, तो इसके ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी में फ्लिप कर रखा है डेफिनेशन, ठीक है, तो इसका आंसर 3 and 4। इसमें भी देखो फ्लिप कर रखी है डेफिनेशन, विद इन द स्टेटमेंट से फ्लिप कर रखी है, ठीक है। ब्रह्मोस वाले क्वेश्चन में, बैलिस्टिक मिसाइल वाले में, कि ब्रह्मोस इज द बैलिस्टिक मिसाइल, भाई ब्रह्मोस सबको पता है क्रूज मिसाइल है, डी। और इसमें वो भी लॉजिक लग रहा है कि एक स्टेटमेंट में अगर 2 पार्ट है ना तो जनरली इनकरेक्ट होती है। अब फैक्चुअल स्टेटमेंट्स हैं, जैसे हमने देखा था कि 4 स्टेटमेंट से ज्यादा आ रही हैं तो जनरली इनकरेक्ट होती है। लेकिन अगर प्योरली फैक्चुअल स्टेटमेंट है, 3 आ रही है ना, तो हमारा ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं होगा, रेयरली होगा, और नन भी आंसर नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन आप इजीली रिमूव कर सकते हो। जैसे कि ये झेलम वाला क्वेश्चन था, पास थ्रू वुलर लेक, अब ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आता है आता है, नहीं आता नहीं आता है। फिर ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आता है आता है, नहीं आता है। अब यूजुअली ये क्वेश्चन किसी को नहीं आएगा, लेकिन मैंने किया था, ये सही हुआ था मेरा, ठीक है, ये भी फैक्ट है। अब मेरे को पता है 3 फैक्ट दे रखे हैं उसने, तो ऑल 3 तो इनकरेक्ट है ही है, ऐसा हो नहीं सकता कि तीनों इनकरेक्ट दे दिए, तो डी इनकरेक्ट है। तुक्का मार दो, ए या बी, इसका आंसर जो है, मतलब मैंने बी मारा था इसका, और बी ही सारी इंस्टीट्यूट्स ने दिया था, लेकिन यूपीएससी की अभी की आई है तो उसमें ए आंसर दे रखा है, ठीक है। तो इसमें यूपीएससी ने तीसरा वाला भी गलत कर रखा है और दूसरा वाला भी गलत कर रखा है, दूसरा वाला गलत था, तीसरा वाला जनरली सही है। फिर कंसीडर द फॉलोइंग ट्रीज, अब ये 3 ट्री दे रखे हैं, तो इसमें पता है कि तीनों के तीनों मुश्किल है सही होंगे, और डी भी हमारा मुश्किल है सही होगा, तो 1 and 2, इस केस में ओनली 2। अब मेरा ये लॉजिक है कि जब भी आपके जैसे एक कम है, ओनली 1 ओनली 2 में मार्क करने का आता है ना, और 3 स्टेटमेंट से ज्यादा है, तो मैं बी ही जनरली मार्क करता हूँ। और ये देखा गया 60-70% ऑफ द टाइम बी ही सही होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखने वाली चीज है। अब वही है कि एक ही स्टेटमेंट में अगर 2 फैक्ट आ जा रहे हैं आपके ना, तो स्टेटमेंट जनरली इनकरेक्ट होती है। जैसे आर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड आ गया, तो ये इनकरेक्ट। फिर ये ईस्टर्न मोस्ट, ये एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम है, तो इसका नन आंसर है, ठीक है। एक्सट्रीम मतलब ईस्टर्न मोस्ट, साउदर्न मोस्ट, एक्सट्रीम हो गया ये। अब ये दे रखा है कि एंड आ गया यहाँ पे, तो यहाँ भी एंड आ जा रहा है, तो जनरली आपको ये देखना है इनकरेक्ट है, ठीक है। फिर ट्राइलेटरल हाईवे मोरे मैसूत है, ठीक है, चैंग मई तो है नहीं है म्यांमार का, ठीक है, मैसूत है, तो ये तो फैक्चुअल भी है, और ये अगर वैसे है आपको एलिमिनेशन लगाना है तो भी लगा सकते हो, ये भी गलत है। और ये तो इजी है, ये मतलब ये तो पता ही है कि ऐसा नहीं है डी। और भी सारे हमारे नेगेटिव रूल्स हैं, उनको देखना है कि अगर इकोनॉमी का क्वेश्चन है, तो अगर कंटिन्यूअसली राइजिंग, स्टेडिली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ठीक है, और एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईयर दे रखा है कि इतने ईयर्स में इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स या डिकेड, तो जनरली इनकरेक्ट होता है, आपको ये देखना है।
कंटेम्परेरी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री में, एंशिएंट में, मेडिवल में, तो कंटेम्परेरी टाइप के जनरली इनकरेक्ट होती हैं स्टेटमेंट्स कि दिस पर्सन इज कंटेम्परेरी टू दिस पर्सन, तो इनकरेक्ट होती है वो यूजुअली, ठीक है। अब किसी भी आपके टेस्ट सीरीज में करेक्ट हो सकती है, लेकिन यूपीएससी में जनरली इनकरेक्ट होता है। फिर कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं कि एक ही स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट का जो आंसर है ना वो इस स्टेटमेंट में दे रखा है कि दिस इज दिट बिकॉज दिस रीजन। एक ही स्टेटमेंट में अगर फैक्ट भी दे रखा है और उसका रीजन भी दे रखा है तो जनरली इनकरेक्ट होती है, ठीक है। कहीं भी आपको स्टेटमेंट मिल जाए ना, वर्ड मिल जाए बिकॉज, ड्यू टू, तो आपके कान खड़े वहीं हो जाने चाहिए कि हो सकता है ये इनकरेक्ट है। फिर जैसे कुछ आती हैं इंटरनेशनल बॉडीज, अब बॉडीज में आपको कैसे करना है, अंडर द, कि अंडर दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव, अंडर दिस बॉडी, ठीक है, डेवलप्ड बाई, आउटकम ऑफ, ठीक है, इनिशिएटिव ऑफ, इस तरह के वर्ड अगर स्टेटमेंट में आ जा रहे हैं ना तो स्टेटमेंट भी जनरली रॉन्ग होती है, 80% ऑफ द टाइम इट इज रॉन्ग, ठीक है। अब कहीं लीगली बाइंडिंग आपका आ गया, लीगली बाइंडिंग, ठीक है, और वो अलाइंस है या फिर डिक्लेरेशन है तो वो रॉन्ग है। लीगली बाइंडिंग हमारी जनरली कन्वेंशंस में और एग्रीमेंट्स में देखी जाती है। अलाइंस एंड डिक्लेरेशंस आर नॉट लीगली बाइंडिंग, कोई भी अलाइंस, कोई भी डिक्लेरेशन लीगली बाइंडिंग नहीं है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपको आंसर करते हुए, ठीक है। और फिर ये आर्टिफिशियली कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन मोस्ट केसेस। इसका एग्जांपल्स मैं अगली स्लाइड में दूंगा कि वो करेक्ट है स्टेटमेंट और सारे इंस्टीट्यूट की ने वो करेक्ट मानी है, लेकिन यूपीएससी ने उसको इनकरेक्ट माना है। तो यूपीएससी ने उसको इनकरेक्ट माना है, फिर मैंने लॉजिक अप्लाई किया कि यार आर्टिफिशियली कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट होती हैं, तो अगर वो स्टेटमेंट सच में करेक्ट है ना, फिर भी वो यूपीएससी की जो आंसर की आई है ऑफिशियल उसमें इनकरेक्ट दे रखी है, बिकॉज दैट इज आर्टिफिशियली कॉम्प्लिकेटेड, और ये आर्टिफिशियली कॉम्प्लिकेटेड का रूल पहले से चल रहा है। तो फिर ये रूल कंठस्थ भी हो जाता है कि अगर स्टेटमेंट सच में करेक्ट है, आपके लॉजिक में आ रही है या फिर मतलब आपको लग रहा है कि करेक्ट है, वो भी इनकरेक्ट हो सकती है, बिकॉज यूपीएससी एक्चुअली अप्लाई दिस एलिमिनेशन। अब ये देखना है कि इतना बड़ा हमारा वो है स्टेटमेंट है, उसमें इतना पार्ट इनकरेक्ट है, फॉल्स है, और इतना पार्ट सही है सारा, तो अब ये पूरा ही स्टेटमेंट हमें रॉन्ग करनी पड़ेगी क्योंकि एक पार्ट भी रॉन्ग है। अब ये आपको सिली लगेगा कि छोटी सी मिस्टेक है उसमें स्टेटमेंट में, लेकिन कई लोग क्योंकि उसमें 70-80% पार्ट जो है उस स्टेटमेंट का करेक्ट है, उसको करेक्ट मार्क कराते हैं। ये करते हैं बहुत लोग, और बहुत मतलब निकालने वाले लोग भी करते हैं, तो ये सिली मिस्टेक आप नहीं करना है, ठीक है। और ग्रामर का ध्यान रखना है कि कोई भी स्टेटमेंट अगर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट लग रही है तो वो गलत है। जैसे कि एक स्टेटमेंट आई थी, हैवी रेन्स इन द इंटीरियर एज कंपेयर टू कोस्ट। अब कौन सा इंटीरियर, क्या इंटीरियर, कोई डिफाइन ही नहीं किया, तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट लग रही है, तो रॉन्ग होगी ये स्टेटमेंट, ठीक है। तो अभी के लिए नेगेटिव रूल बस इतना ही, और पॉजिटिव रूल में जो है अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, उसको देखें और अपने मार्क्स बढ़ाने की कोशिश करें। धन्यवाद।